कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ देखो बच्चों, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपने जो है जे थॉमसन, लॉर्ड रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक का नाम बहुत सुना होगा और इनके बारे में सुना होगा कि इन्होंने किसी परमाणु के अनिवार्य और आवश्यक घटक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। आप लोगों को जो है इनके बारे में पता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और लॉर्ड रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। साथ ही साथ आपको पता है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चाहे इलेक्ट्रॉन की खोज करनी हो, चाहे प्रोटॉन की खोज करनी हो, चाहे न्यूट्रॉन की खोज करनी हो, आपने एक यंत्र विशेष का नाम सुना होगा, कैथोड किरण कंपनदर्शी, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की खोज संभव हुई। आपने सुना होगा कि अगर कांच की कोई एक खोखली, इस तरह से कांच की खोखली एक बेलनाकार नलिका हो और इसके भीतर धातु की दो प्लेटें लगी हो, दोनों प्लेटों को तार से जोड़कर तार को बाहर बैटरी के ऋण और धन प्लेट से जोड़ दिया जाए तो ये कैथोड प्लेट और ये एनोड प्लेट बन जाती है। और हम इस नलिका को बड़ा बढ़िया नाम जानते हैं या दे देते हैं, कैथोड किरण नलिका। कैथोड किरण नलिका, इसे हम जो है कैथोड रे ट्यूब या कैथोड किरण नलिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि अगर इस नली में निम्न दाब बहुत कम कर दिया जाए चूसक पंप से और उच्च विभव हाई वोल्टेज किया जाए तो इन दोनों प्लेटों के बीच में इस ऋणावेशित प्लेट से निकलकर कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर चलती नजर आती है। ये इस तरह से गति करती हुई नजर आती है। चूंकि ये किरणें ऋणावेशित प्लेट से मुड़ती हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है या ऋण किरणें। और ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं, अर्थात ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इस वजह से भी इन्हें ऋण किरणें या कैथोड किरणें कहा गया। और इस प्लेट को या इस नलिका को या इस ट्यूब को कैथोड किरण नलिका कहा गया। केमिस्ट्री में आप पढ़े हो, याद आया? शायद आपको यह भी याद आ गया कि ये जो वर्णन मैं कर रहा हूं, ये वर्णन जे थॉमसन की देन है और इलेक्ट्रॉन की खोज इसी आधार पर हुई थी। ऐसे ही शायद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये जो प्रयोग आपको दिखाए, इसी प्रयोग के आधार पे इलेक्ट्रॉन की खोज माननीय आपके चिर परिचित इंसान, क्या नाम है, जे थॉमसन ने किया था। तो एक बार हम आपको फिर समझा देना चाहेंगे, आपको याद कर लेना है पुरानी कहानी। कांच की एक खोखली बेलनाकार नलिका हो और उस नलिका में धातु की दो प्लेटें हों और दोनों प्लेटों को बाहर बैटरी के ऋण और धन सिरे से जोड़ दिया जाए। परवीन यदुवंशी, एक प्लेट ऋणावेशित हो, ऋण प्लेट से जुड़ी हो, इसको कैथोड प्लेट कहा जाए, और दूसरी प्लेट धन आवेशित हो
इसको बैटरी के धन सिरे से जुड़ा जाए और अगर इस नलिका के भीतर हाई वोल्टेज स्थापित किया जाए, दोनों के बीच उच्च विभव रखा जाए और दोनों प्लेटों के बीच दाब एकदम कम कर दिया जाए, तो देखा गया है कि ऋण आवेशित प्लेट से कुछ किरणें निकलती हैं जो सीधी रेखा में चलती हैं और किस प्लेट की ओर चलती हैं? धन आवेशित प्लेट की ओर चलती हैं। ऋण आवेशित प्लेट में कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चलने वाली ये किरणें कैथोड किरणें कहलाई और जो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी थी, बाद में जिन्हें कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है, चाचा जे.जे. थॉमसन ने इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज की और बच्चों ये कैथोड किरण नलिका थी। तो ये तो आप जानते ही हो, ये सब आपको पता है, हमें ये सब बताने का कोई मोटो नहीं है। बताना क्या चाहते हैं कि ये जो कैथोड किरण नलिका थी 18वीं शताब्दी के आसपास एक साइंटिस्ट हुए हैं मिस्टर हर्ज नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कैथोड किरण नलिका में प्रयोग हो रहा था, तब इलेक्ट्रॉन वगैरह की खोज हो चुकी थी। तो कैथोड किरण नलिका में प्रयोग हो रहा था, कमरे के अंदर प्रयोग कर रहे थे। ये उस उपकरण को कहें चलाओ चली बहरे यार, ठंडी लागत बा बहरे का करा जाए पेटकल। तो जब जो है मिस्टर हर्ज ने कैथोड किरण नलिका को सूर्य के प्रकाश या धूप की उपस्थिति में रख दिया, तो इन्होंने देखा कि ये जो कैथोड किरणें इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जा रही थी, में जो विद्युत विसर्जन हो रहा था, ये तेजी होने लगा। मतलब मिस्टर हर्ज को यह दिखाई दिया कि अगर कैथोड किरणें अंधेरे के बजाय धूप में रखी जाएं तो विद्युत विसर्जन तेजी से होता है। बट भाई क्यों ऐसा होता है, इस बात का जवाब मिस्टर हर्ज के पास नहीं था। बस इन्होंने केवल यही देखा कि अगर कैथोड किरण नलिका को अंधेरे के बजाय धूप में रखा जाए तो विद्युत विसर्जन तेजी से होने लगता है और तेज होने लगता है। क्यों और तेज विद्युत विसर्जन होने लगता है, इस बात का कोई जवाब मान्यवर के पास नहीं था। उसी समय के आसपास एक साइंटिस्ट हुए हैं हालवेस। कौन साइंटिस्ट? हालवेस ने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। यहां ध्यान से सुनिए, मिस्टर हालवेस साहब ने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। कांच का एक खोखला गोल निर्वातित बल्ब इन्होंने लिया। कांच का खोखला गोल निर्वातित बल्ब, इस बल्ब के भीतर धातु की दो प्लेटें, इस बल्ब के भीतर धातु की दो प्लेटें ऐसे रखा, प्लेटों को तार से जोड़ा, तार को बाहर जो है एक अमीटर लगाया और यहां एक सेल से तार को जोड़ दिया। अब ये वाली प्लेट ऋण से जुड़ी है, ऋणावेशित प्लेट, ये वाली प्लेट धन से जुड़ी है, धनावेशित प्लेट। फिगर देखो, मिस्टर हालवेस ने किया क्या, कांच का एक खोखला गोल निर्वातित बल्ब लिया, बल्ब के भीतर धातु की दो प्लेटें रखा, दोनों प्लेटों को तार से जोड़कर बैटरी के ऋण प्लेट और धन प्लेट से जोड़कर एक प्लेट को ऋणावेशित बनाया और एक प्लेट को धनावेशित, माने एक प्लेट कैथोड बन गई और दूसरी प्लेट एनोड। अब इन्होंने कैथोड प्लेट जो है इस पर सूर्य का प्रकाश आपतित कराया
माने इस पर प्रकाश गिरने दिया। जब इस पर प्रकाश गिरने दिया तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, तुरंत करंट फ्लो होने लगी। जबकि देखो ये तार बीच में खुला है, धारा नहीं बहनी चाहिए ना। फिर से ध्यान दो, हाल्बैस चाचा थे। हाल्बैस ने एक प्रेडिकल सजेस्ट किया, कांच का एक खोखला गोल निर्वातित बल्ब लिया, इस बल्ब में धातु की 2 प्लेटें रखा, दिखाई दे रही हैं। एक प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा, दूसरी प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, माने एक प्लेट को कैथोड बना दिया, दूसरी प्लेट को एनोड बना दिया। अब कैथोड प्लेट पर प्रकाश किरणें आपतित होने दिया तो परिपथ कंप्लीट हो गया। परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगी और जब परिपथ में धारा बहने लगी तो ये चौंक गए और बाकी लोग भी चौंक गए कि क्यों और कैसे परिपथ में धारा प्रवाह होने लगी, परिपथ में धारा कैसे बहने लगी। इसका रीजन इनके पास, इसका डिस्क्रिप्शन इनके पास नहीं था। ये प्रेडिकल करके दिखा दिए कि अगर कैथोड प्लेट पर प्रकाश आपतित कराओगे तो परिपथ में धारा बहने लगेगी, बट व्हाई इट्स नॉट क्लियर एंड इट्स नॉट कंफर्म, ये नहीं पता। ओके, अब हाल्बैस ने अपना प्रयोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। वैसे ही कांच का एक निर्वातित बल्ब लिया और इस निर्वातित बल्ब में सेम इसी तरह से धातु की ऐसे ही 2 प्लेटें ले करके दोनों प्लेटों को बैटरी के ऋण व धन सिरे से जोड़कर धनावेशित और ऋणावेशित माने कैथोड और एनोड बनाया। वही प्रैक्टिकल रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने प्रकाश एनोड प्लेट पर गिरने दिया। प्रकाश की किरणें किस प्लेट पर गिर रही हैं, लेकिन अब परिपथ में कोई धारा नहीं बही। बहुत ज्यादा चौंक गए ये कि जब जो है कांच के निर्वातित बल्ब में कैथोड प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है तो परिपथ कंप्लीट होता है, परिपथ में धारा बहने लगती है। लेकिन अगर यही प्रकाश कैथोड प्लेट के बजाय एनोड प्लेट पर गिरता है तो परिपथ में धारा नहीं बहती। दोनों ही बात का जवाब इनके पास नहीं था, क्यों इसमें धारा बही और क्यों इस परिस्थिति में धारा प्रवाह नहीं हुआ। हाल्बैस इस बात को जो है डिस्क्राइब नहीं कर सके। बात समझ में आई? ठंडी लग रही क्या? इस तरह से आप समझ गए कि हाल्बैस का जो प्रयोग था, हाल्बैस उस प्रयोग की व्याख्या स्वयं नहीं कर पाए। तो बच्चों, हाल्बैस के प्रयोग की व्याख्या वैज्ञानिक लेनार्ड, मिलिकन और हर्ट्ज ने सामूहिक रूप से की। इनके प्रयोग की व्याख्या लेनार्ड, मिलिकन और हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिकों ने की, मगर कब? 1900 ईस्वी के आसपास जे थॉमसन ने एक विशेष खोज की, फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की। और जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की तो उस प्रकाश इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद हाल्बैस के प्रयोग की व्याख्या हो पाई। हल्का सा जानो कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर डिटेल में प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं। जे थॉमसन ने यह पता लगाया कि अगर कोई धातु की प्लेट हो, चादर नहीं कह पा रही हो, धातु की कोई अगर प्लेट हो और उसे धूप में लेकर खड़े हो जाया जाए, मतलब उस पर सूर्य का प्रकाश निरंतर आपतित होता रहे,
क्या आपतित होता रहे? तो कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये संपूर्ण घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। किसी धातु की प्लेट पर जब प्रकाश गिरता रहे, धूप पड़ती रहे, तो कुछ देर बाद उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जे थॉम्सन के इस खोज के बाद हालवेस के प्रयोग की व्याख्या हुई। कैसे? यह बताया गया लेनार्ड और मिल्टन के द्वारा कि अगर ये हालवेस ने जो उपकरण सजाया है, इसमें कैथोड प्लेट पर प्रकाश आपतित हो रहे हैं, तो इस प्लेट से तुरंत क्या बाहर आने लगेंगे? नो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इस प्लेट से तुरंत प्रकाश इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आने लगेंगे। इस तरह से क्या बाहर आने लगेंगे? इस प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे। और सामने वाली प्लेट कैसी प्लेट है? धन विभव पर है। धन ऋण को हमेशा क्या करता है? आकर्षित। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आकर्षित होने लगेंगे। और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक आने लगेंगे। इलेक्ट्रॉनों की गति ऋणावेशित प्लेट से धन प्लेट की ओर होने लगेगी। परिपथ में आवेश बहने लगा कि नहीं? आवेश का प्रवाह क्या कहलाती है? धारा। तो इस परिपथ में क्या बहने लगी? धारा जो है इलेक्ट्रॉनों के गति के दिशा के विपरीत, माने धारा इस तरह से बहने लगी होगी। इस धारा को प्लेट धारा कहते हैं। और इसीलिए हालवेस के प्रयोग में धारा प्रवाह दिखा जब कैथोड प्लेट पर प्रकाश आपतित हुए। लेनार्ड और मिल्टन ने हालवेस के प्रयोग की व्याख्या कर दी। समझ आया कि जब जो है कैथोड प्लेटिया पर प्रकाश आपतित हुआ, तो जे थॉम्सन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के अनुसार इस प्लेट से क्या निकलने लगे होंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और वे सारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन सम्मुख धन आवेशित प्लेट के कारण आकर्षित होने लगे होंगे। तो यहाँ कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करने लगे। परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा, माने धारा प्रवाहित होने लगी। और ये वजह थी, यहाँ पर धारा की रीडिंग पता लग गई। हालवेस की पहली घटना का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब दूसरी घटना, यहाँ पर जो है दूसरी बार हालवेस ने एनोड प्लेट पर प्रकाश आपतित कराया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के अनुसार इलेक्ट्रॉन अब किस प्लेट से निकलेंगे? एनोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले कि नहीं? लेकिन सामने वाली प्लेट कैसी है? तो ऋणावेशित में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और यह भी ऋण है। ऋण में क्या होगा? तो जब जो है धनोद प्लेट पर प्रकाश आपतित हुआ, तो धनोद प्लेट से जो भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, वो सम्मुख ऋणावेशित प्लेट से प्रतिकर्षण पाए। और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं आ पाए। इलेक्ट्रॉनों की गति संभव नहीं हुई, आवेश प्रवाह नहीं हुआ, इसलिए परिपथ में धारा प्रवाह नहीं। और हालवेस के दूसरे प्रयोग की व्याख्या हो गई। हालवेस के दूसरे प्रयोग की व्याख्या हो गई। अब हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की फुल व्याख्या करेंगे कि रियली प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ लो केपी वाले बच्चों। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन कम से कम इसी से दिया हो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण क्या है। मैं जानबूझ के ऐसा पढ़ा ही रहा हूँ सेटअप करके कि जो आपके एग्जामेबल हो, एग्जाम में फ़ायदा दे ताज़ा ताज़ा। अभी अभी भूच मुकट पढ़ाए थे, ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे, सब पाओगे एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा। प्रकाश ध्यान से देखो, आंख से नहीं, ध्यान से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्यारे बच्चों क्या है ये चीज, शॉर्टकट में जान लीजिए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, यासी वर्णन कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ऐसा होता है कि जैसे हम आपके सामने कोई एक धातु की चादर रखे, माने धातु की कोई एक पतली प्लेट, तो ये प्लेट वरुण किस चीज की हो सकती है? एल्युमिनियम की, तांबे की, जस्ते की, पीतल की, लोहे की, किसी धातु की प्लेट हो सकती है। और अगर ये प्लेट है तो आप जान रहे हो कि प्लेट असंख्य छोटे छोटे किससे मिलकर बनी होती है? परमाणुओं से। धातु की ये प्लेट है और असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर, परमाणु का मतलब धातु का परमाणु, धातु का परमाणु का मतलब होता है कि नाभिक होगा और नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन होंगे। और धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंतिम कोश में एक या दो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं आवर्त सारणी में पहले या दूसरे समूह में पाई जाती हैं। तो जब पहले या दूसरे समूह में है तो इनकी संयोजकता एक या दो होगी और इस कारण विस्मलित छेद, इनके अंतिम कक्षा में एक परमाणु, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन या दो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। धातुओं की परिभाषा ही दी जाती है कि ऐसे समस्त पदार्थ जिनके परमाणुओं के अंतिम कोश में, और कोई नाम दे दें, संयोजी सेल। धातुओं का मतलब ऐसे तत्वों से है जिनके परमाणुओं के संयोजी सेल में एक या दो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गौर फरमाइएगा, ये हमने आपके सामने क्या ले लिया है? कोई धातु की प्लेट। धातु की प्लेट का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि कोई एक धातु की प्लेट ले लिया है मैंने, यहां पर जो है, जो असंख्य धातु के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है और हर परमाणु में नाभिक चाचा होंगे और बाहर चक्कर करने वाले अमन की तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? ऐसे। अब बच्चों, अगर इस प्लेट को आयुष धूप में लेके खड़े हो जाए, दाता के नाम पे दे दे। इस प्लेट को अगर धूप में रखा जाए, मुंह धूप में, इस प्लेट को अगर धूप में रखा जाए तो इस प्लेट पर तुरंत क्या गिरने लगेगा? प्रकाश आपतित होने लगेगा। प्रकाश मतलब प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा
इस प्लेट पर मिलने लगेगी, गिरने लगेगी, आपतित होने लगेगी। और जब प्लेट पर प्रकाशीय ऊर्जा आपतित होगी, गिरेगी, तो जितने परमाणु हैं इस ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्रावची इस जो है ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, गेन करेंगे या प्राप्त करेंगे। और ये ऊर्जा सबसे पहले परमाणु के बाहर वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिन्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा दे दे से जो अपनी कक्षा से पलायित हो जाए, यही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब जो है धातु की प्लेट पर निरंतर प्रकाश आपतित होता रहा, तो धातु के जो परमाणु हैं उनके बाह्यतम को उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर पलायित हो गए, परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। और अब ये परमाणु स्थिर आयन बन गए, माने नाभिक बने, और इनके जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ इनके बीच के खाली स्थानों में चक्कर करने लगे। इधर ओके भाई वरुण धवन जी ध्यान से सुनिएगा, क्या बात हो रही है समझिएगा। धातु की क्या है? मलिच्छ प्लेट, और उस पर क्या आपतित हो रहा है? प्रकाश। इस प्रकाश ऊर्जा को किसने अवशोषित किया? परमाणुओं ने। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा मिली तो परमाणु से वो जो है कक्षा छोड़कर पलायित हो गए। और अब इसलिए वहां पर क्या बचे? केवल स्थिर आयन, धनायन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन इन स्थिर आयनों के बीच के खाली स्थान में चक्कर करने लगे। समझ आया इतना? परमाणु जो है बन गए स्थिर आयन, इलेक्ट्रॉन निकल आए, चक्कर करने लगे। लेकिन आप प्लेट को अभी लगाए रहो धूप में, मतलब अभी आपके प्रकाश का आपतन होता रहे इस प्लेट पर, अभी जो है प्रकाश आपतन बंद ना कराओ। तो जब प्रकाश अभी भी आपतित होता रहे प्लेट पर, तो आप देखोगे कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल आए हैं और ऊर्जा पाकर के और तेज दौड़ने लगेंगे, और वो सब इस धातु की सतह पर कोने अतरे दाएं बाएं एमुर उमुर जौन रही हैं, सब भाग भाग प्लेट के सतह तक इकट्ठा होने लगेंगे। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहले जब जो है प्रकाश ऊर्जा परमाणुओं पर आपतित हुई, परमाणु द्वारा अवशोषित हुई, तो परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ करके परमाणु से बाहर आ गए, और परमाणु जो है स्थिर आयन बन गया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों के बीच की गैपिंग में रन कर रहे थे। जब प्रकाश ऊर्जा और आपतित हुई तो ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहाँ एकत्र होने लगे? धातु की सतह तक आकर इकट्ठा होने लगे सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको यहां पर एक शब्द बताऊंगा, ऊर्जा की जितनी मात्रा से या जितना ऊर्जा के कारण धातु प्लेट के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लेट की सतह तक आकर इकट्ठा हुए, ऊर्जा की जितनी मात्रा से या जितना ऊर्जा पाकर या जितनी ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के सतह तक आकर इकट्ठा हो गया है, उस ऊर्जा को वर्क फंक्शन एनर्जी, कार्य फलन ऊर्जा कहा जाता है। धातु की सतह पर आज खड़ा हो गया है एकदम अलर्ट। जैसे जब है ट्रैफिक चौराहा और पे जो 3 बत्ती रहा था, लाल पीली हरी, तो लाल बत्ती जल जाता तो आप रुक जाते हो, पीली बत्ती जलती है उसके बाद तो आप अलर्ट हो जाते हो, स्टार्ट कर लेते गाड़ी एकदम टाइट, और जैसे ग्रीन चला था रन दौड़ने लगते हो आप। तो वैसे यहाँ सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर एकदम ऊपर लेवल तक इकट्ठा हो गए हैं। ऊर्जा इतनी ज्यादा गिर गई है इस पर, ऊर्जा पाकर पहले परमाणु से निकले और ऊर्जा मिली तो ये सतह तक आ गए। जितनी ऊर्जा पाकर किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु सतह तक एकत्र हो जाते हैं, ऊर्जा की उसी मात्रा को कार्य फलन ऊर्जा या वर्क फंक्शन एनर्जी कहा जाता है। अब आप समझ रहे हो कि अगर फिर भी ऊर्जा गिरती रहे, माने प्लेट को अब धूप में ले रहा, माने प्रकाश ऊर्जा
फिर भी आपतित होती रहे। तो जब प्रकाश ऊर्जा फिर भी आपतित होती रहे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह पर आकर इकट्ठा हुए हैं सतह के बाहर निकलने लगते हैं, धातु प्लेट का फाड़ के ऊपर निकलने लगते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है, जिसकी खोज चक्षु किए हैं जे थॉमसन। तो जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है और धातु की प्लेट से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं, तो धातु की प्लेट से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बाहर उत्सर्जित होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझ में आ गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए। मतलब यहां दो घटना हुई ना, पहले प्रकाश ऊर्जा आपतित हुई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिली कि वो परमाणु से बाहर निकलकर सतह तक आई, और ज्यादा ऊर्जा मिली, उनकी कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा मिली, तभी वो सतह से बाहर उत्सर्जित हुए कि नहीं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बने। अब यहां छोटी सी बात और है, ये देखो धातु की प्लेट है, इस पर प्रकाश आपतित करा रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, परमाणु से बाहर आए और प्रकाश आपतित कराए, तो वो इलेक्ट्रॉन सतह तक इकट्ठा हो गए, माने हमने कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दे दी कि नहीं, और प्रकाश आपतित कराए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर निकलने लगे ना। लेकिन बच्चों, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर निकलते हैं तो इस धातु सतह से बहुत दूर नहीं जा पाते। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला तो इसे धातु के सतह के थोड़ा ऊपर रह गया, और प्रकाश आपतित हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन और निकला, एक इलेक्ट्रॉन और निकला, एक इलेक्ट्रॉन और, एक इलेक्ट्रॉन और, एक इलेक्ट्रॉन और। अगर काफी देर तक प्रकाश आपतित होता रहे इस प्लेट पर तो 2, 4, 10, 15 मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे कि नहीं, और वो धातु की प्लेट के ऊपर ऐसे इकट्ठा होने लगेंगे, तो धातु की प्लेट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनों की छत बन जाएगी। 10-20 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए धातु की प्लेट से, और ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन है धातु की प्लेट से निकल कर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। तो जब जो है काफी देर तक प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता रहता है तो धातु की प्लेट के ऊपर कई सारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का एक क्षेत्र बन जाता है, इलाका, जिसे हम इलेक्ट्रॉन मेघ या ऋण अंतराकाशी आकाश कहते हैं। इससे होता क्या है, नुकसान होता है। अगर धातु की प्लेट के ऊपर ऋणात्मक क्षेत्र बन गया है तो अब अगर प्रकाश प्लेट पर आपतित कराओगे तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेंगे, ऊपर ऋण क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन ऋण निकल रहे हैं, दोनों को प्रतिकर्षण मिलेगा और अब इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा। माने ये घटना स्वयं का विरोध करने लगेगी। जब काफी देर तक प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता रहेगा और काफी प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाएंगे तो एक प्रबल ऋणात्मक क्षेत्र बन जाएगा, और प्रबल ऋणात्मक क्षेत्र बन जाने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रभावित होगा और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन समाप्त हो जाएगा। माने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना बंद हो जाएगी। यहाँ प्रबल ऋणात्मक क्षेत्र बना है और वो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण बल देगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसी समय आप ये जो ऋण अंतराकाशी आकाश बना, ये प्लेटा कावा ऋण अंतराकाशी आकाश इलेक्ट्रॉन में, अगर इसके थोड़ा ऊपर आप कोई धातु की प्लेट लगाओ और उसे धन विभव देना शुरू करो। क्या देना शुरू करो? तो ये जो ऋण अंतराकाशी आकाश के इलेक्ट्रॉन है, इस धन छेद के कारण इसकी ओर खींचने लगेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए, कुछ देर बाद ऋण अंतराकाशी आकाश का हो जाए, समाप्त हो जाएगा। और ऋण अंतराकाशी आकाश समाप्त हो जाएगा तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव फिर से शुरू हो जाएगा। और आप समझ रहे हो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव फिर से प्रारंभ हो जाएगा, ऋण अंतराकाशी आकाश समाप्त हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर यहां तक आते रहेंगे कि नहीं? परिपथ पूरा हो जाएगा ना, यहाँ धारा बहने लगेगी कि नहीं? इस धारा को
प्रकाश वैद्युत धारा या प्लेट धारा कहते हैं। और ये बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव का फुल डिस्क्रिप्शन है। समझ में आया? खुशिवा को नहीं आया। आंख में जो नींद में हो जो धात की पहले क्या थी? कोई प्लेट असंख्य छोटे छोटे धातु के परमाणु से मिलकर बनी थी। हमने इस प्लेट पर क्या आपतित कराया? प्रकाश। मीन्स प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? धातु के परमाणुओं को। और इस ऊर्जा को पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु प्लेट्स और परमाणु से बाहर निकल आए और परमाणु अब धनायन या स्थिरायन बन गया। और इस प्रकार बने स्थिरायन या धनायनों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर करने लगे। जब अतिरिक्त प्रकाश फिर से आपतित होता रहा और प्रकाश ऊर्जा मिलती रही, तो अब निकले हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश ऊर्जा को पाकर तेजी से गतिशील होकर के कहां तक इकट्ठा होने लगे? धातु सतह तक। और जब जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु सतह तक इकट्ठा होने लगे, सतह तक एकत्र होने लगे, तो आप जान रहे हो कि जितनी ऊर्जा पाकर ये सतह तक आके इकट्ठा हुए हैं, उसी ऊर्जा का नाम हमने क्या दिया? कार्यफलन ऊर्जा। पूछा जाए कार्यफलन ऊर्जा से क्या समझते हो? ऊर्जा की जितनी मात्रा से किसी भी परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु सतह तक पहुंचते हैं, वही ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। और अब इसके बाद भी अगर ऊर्जा आपतित होती रहे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा से भी ज्यादा हो जाए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्यारे साथियों, धातु प्लेट से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट से बहुत दूर न जाकर प्लेट के कुछ ऊपर एकत्र होते रहते हैं। काफी देर तक अगर प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता रहे, तो धातु प्लेट के ऊपर एक जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की सतह या तय या मीडियम बन जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन मेघ या ऋणांतराकाशीय आकाश कहते हैं। और इस कारण बने प्रबल ऋणात्मक क्षेत्र से नए निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण बल प्राप्त होता है और उनका उत्सर्जन बंद हो जाता है। और इस तरह से जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रभावित होता है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन मेघ के थोड़ा ऊपर हम जो है कोई धातु की प्लेट रखकर उसे धन विभव प्रदान करें, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्लेट के धन विभव की ओर आकर्षित होते हैं। प्लेट धारा प्रवाहित होने लगती है परिपथ में और कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन मेघ समाप्त हो जाता है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पुनः प्रारंभ हो जाती है। बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए साइंटिस्ट लेनार्ड, मिलिकन और हर्ज ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। इन्होंने अलग अलग तीव्रता का प्रकाश, अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश, अलग अलग धातु की प्लेटों का प्रयोग किया, बहुत भीषण प्रयोग किया और जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव धातु की प्लेटों के माध्यम पर या पदार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ का कार्यफलन अलग अलग होता है। तो अब बच्चों, हम लोग जो है लेनार्ड मिलिकन का प्रयोग पढ़ेंगे और उनके प्रयोग से क्या निष्कर्ष मिला ये पढ़ेंगे। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 6 नियम बनाएंगे, 5 नियम बनाएंगे इनके निष्कर्षों से, और फिर आइंस्टीन द्वारा उन नियमों का सिद्धिकरण किया जाएगा। तो इतना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समाप्त होगा और उम्मीद है कि कल की क्लास में समाप्त हो जाएगा।